नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रजनी है और मैं नई दिल्ली में रहती हूँ। आज मेरी उम्र लगभग 50 साल के आसपास है। आज मैं अपने जीवन की एक ऐसी डरावनी कहानी, एक ऐसी सच्ची घटना आप सबको बताना चाहती हूँ जिसका असर आज भी मुझ पर बना हुआ है। आज भी मुझे हर रात उस डर का एहसास होता है, किसी के अपने पास होने का एक अजीब सा डरावना एहसास। हालांकि उस घटना को बीते आज लगभग 30 साल गुजर चुके हैं, पर आज भी उसका वो डरावना एहसास इस कदर मेरे जहन में बैठा हुआ है जैसे कि वो घटना कल रात को ही मेरे साथ हुई हो। दरअसल ये घटना उस वक्त हुई थी जब मेरी उम्र 20 साल के आसपास में थी। उस वक्त मैं यूपी के एक छोटे से गांव में रहती थी, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत गांव था। अब ऐसे ही एक बार हमारे पड़ोस में एक शादी हुई थी और गांव में अक्सर शादी वगैरह में सभी लोग इकट्ठा होकर जो लोकगीत होते हैं उन्हें गाकर और नाच गान करके मनोरंजन करते थे, क्योंकि उस जमाने में आज की तरह ये साउंड डीजे ऐसे गांव में नहीं होता था। कुछ बड़े बड़े लोग ही शादी विवाह में ऐसी कुछ किराए पर लेकर आया करते थे। ऐसे ही मैं अपनी माँ के साथ शाम के वक्त शादी में जो लोकगीत और शादी से संबंधित जो भी गीत होते हैं, जो फंक्शन होते हैं, उनमें गई हुई थी। तो वहीं पर एक लड़के की नजर मुझ पर पड़ गई जिनका नाम अशोक था। अशोक अपने घर वालों के साथ दिल्ली में रहता था और हमारे गांव में उनकी बुआ जी थी। तो जिस शादी में मैं गई थी वो अशोक की बुआ के बेटे की ही शादी थी। वहीं पर अशोक ने पहली बार मुझे देखा था और पहली नजर में ही मुझे पसंद कर लिया। अशोक ने ये बात अपने घर पर बताई तो वे लोग एक तो वैसे ही रिश्तेदारी में रिश्ता नहीं करना चाहते थे, दूसरा अशोक की माँ को दहेज ज्यादा चाहिए था, इसलिए वो अपनी पसंद के किसी रिश्ते में अशोक की शादी करना चाहती थी। लेकिन अशोक को मुझसे शादी करनी थी। वैसे अभी तक मैं इन सबसे अनजान थी। उधर मुझसे अपनी शादी को लेकर अपने घर वालों से जब अशोक ने ज्यादा जिद की तो ये बात उसकी बुआ तक जाकर पहुंची। उसकी बुआ ने इस बारे में मेरे बाबूजी से बात की। हम गरीब लोग थे, 2 वक्त की रोटी मिल जाए और गुजारा हो जाए, यही हमारे लिए बहुत था। जितना दहेज अशोक के घर वाले मांग रहे थे उतना हम दे नहीं सकते थे। ऐसे में मेरे बाबूजी ने साफ कह दिया कि उनके पास तो बेटी और रोटी है, दहेज में देने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे में अशोक के घर वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। लेकिन अशोक की जिद के आगे आखिरकार वे लोग थक गए और अशोक का रिश्ता मुझसे करने के लिए राजी हो गए। वैसे भी उस वक्त मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ता तलाश कर ही रहे थे। हमारे गांव में वैसे भी अधिकतर लड़कियों की शादी जल्दी हो जाया करती थी, तो गांव में हर कोई मेरी उम्र को देखकर बातें बनाते थे, जबकि मेरी उम्र मात्र 20 साल थी। परंतु कुछ घर की ऐसी ही प्रॉब्लम आई जिनकी वजह से पहले मेरा रिश्ता नहीं हो पाया और अब घर वालों को जल्दी थी मेरा रिश्ता करने की। और जब अशोक का रिश्ता आया तो मेरे घर वालों ने बिना देर किए हुए हाँ कर दी। लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि उनके पास दहेज में देने के लिए कुछ नहीं है। अशोक को दहेज में कुछ नहीं चाहिए था। अशोक मुझसे प्यार करता था, उसे सिर्फ मैं चाहिए थी और ऐसे में हमारा विवाह हो गया। वैसे अशोक दिल्ली में रहता था, उनकी फैमिली भी वहीं पर रहती थी क्योंकि अशोक के पापा पुलिस कांस्टेबल थे। ऐसे में मेरे घर वालों ने भी अपनी हैसियत से बढ़कर मेरी शादी करने की कोशिश की थी और मेरा विवाह हो गया। मैं दुल्हन बनकर पहले तो अशोक के गांव, जो हमारे ही गांव से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर था, वहां पर वो दुल्हन बनकर गई थी क्योंकि उन लोगों ने अशोक की शादी गांव से ही की थी। उसके बाद वहां पर जो शादी की रस्में थी उनको निभाकर 1-2 दिन वहां पर रुककर मैं अशोक के साथ और उनके परिवार के साथ दिल्ली चली गई। वैसे मेरी और अशोक की शादी से मेरी सास बिल्कुल खुश नहीं थी। ऐसे में मेरी सासू माँ दहेज न देने के कारण बेवजह ही मुझसे लड़ाई झगड़ा करती थी, परंतु अशोक मुझसे बहुत प्यार करता था। ऐसे में मैं उनकी माँ की बातों को दिल पर नहीं लेती थी और यही कोशिश करती कि अशोक के घर वालों का दिल जीत पाऊं। वैसे एक बात जो आप सबको मैं बताना चाहती हूँ कि ये है कि जिस जगह पर मैं रहती थी वहां से कुछ ही दूरी पर एक बावड़ी थी जिसे लोग अग्रसेन की बावड़ी कहते थे। उसे एक भूतिया बावड़ी भी कहते थे क्योंकि लोगों का कहना था कि उसमें काला पानी भरा हुआ है, जो अगर कोई आदमी वहां पर जाए और अगर वो उस वक्त किसी बात को लेकर टेंशन में हो तो वो काला पानी उसे अपनी तरफ आकर्षित करता है और अपनी जान देने के लिए उकसाता है। लोग कहते थे कि उस पानी में एक सम्मोहन की सी शक्ति है जो वहां पर अगर कोई आदमी दुखी हो, किसी टेंशन में हो, तो उस आदमी का दिमाग अपने कंट्रोल में कर लेती है और उसे अपनी जान देने पर मजबूर कर देती है। ऐसी बहुत सारी बातें उस अग्रसेन की बावड़ी के बारे में सुनने को मिलती थी। मेरा वहां पर जाना नहीं होता था क्योंकि अभी मुझे दिल्ली में आए हुए कुछ ही वक्त हुआ था और अशोक को भी अपने ऑफिस से टाइम बहुत कम मिल पाता था। ऐसे में कहीं पर भी मेरा आना जाना नहीं होता था। लेकिन एक दिन ऐसे ही बातों में मैंने अशोक से कहा कि मुझे भी वो बावड़ी देखनी है। तो अशोक ने कहा कि रात के वक्त तो वहां जा नहीं सकते क्योंकि लोगों का कहना है कि वहां पर कुछ भूतियां आत्माएं घूमती हैं, चिल्लाने की अजीबोगरीब सी आवाज सुनाई देती है। लेकिन दिन के वक्त लोग वहां पर जाते हैं और अभी मेरे पास टाइम नहीं है, किसी दिन देखेंगे, ये कहकर उन्होंने उस बात को टाल दिया था। उस वक्त अशोक की बात सुनकर मैं बोली, आप इन भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन करते हैं? तो अशोक बोला, नहीं, मैं तो नहीं करता। मैं तो पहले काफी बार वहां अपने दोस्तों के साथ गया हूं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, लेकिन लोगों की बातें हैं, बोल देते हैं। तो मैं बोली, लेकिन मुझे लगता है कि भूत प्रेत होते हैं। हमारे गांव में मैंने बहुत सारे किस्से भी सुने हैं। अब अशोक मेरी तरफ देखकर बोला, यार गांव की बात ऐसी ही होती है। गांव के लोग बहुत भोले होते हैं, कोई उनसे कुछ भी बोल दे तो मान लेते हैं, जबकि भूत जैसा कुछ नहीं होता। वैसे तुम्हें बावड़ी देखनी है ना, तो किसी दिन टाइम मिलेगा तो मैं दिखा लाऊंगा, ठीक है? ये कहते हुए सो गया। फिर मैंने उनसे इस बारे में नहीं कहा। एक दिन अशोक की माँ बेवजह की बातों को लेकर मुझे काफी कुछ सुनाई जा रही थी, जिसकी वजह से मैं रोने लग गई।
शाम को अशोक घर पर आया तो मुझे इस तरह परेशान और दुखी देखकर उन्हें अंदाजा हो गया कि उनकी माँ ने ही जरूर कुछ कहा होगा। तो अशोक मुझसे बात कर रहा था, लेकिन उस वक्त मैं बहुत तकलीफ में थी। ऐसे में फिर अशोक मेरी तरफ देखते हुए मेरा मन बहलाने के लिए बोला, चलो तुम उस दिन कह रही थी ना कि तुम्हें वो बावड़ी देखनी है, आज मैं तुम्हें दिखा कर लेकर आता हूँ, वैसे पास में ही है, वैसे भी आज मैं थोड़ा जल्दी भी आ गया हूँ। ये सुनकर मैं कुछ नहीं बोली तो अशोक मेरी तरफ देखते हुए बोला, चलो। ये कहकर वो अपने साथ मुझे उस बावड़ी की तरफ लेकर चला गया। हम दोनों पैदल ही चल दिए थे। लगभग 15 मिनट चले होंगे कि वो बावड़ी आ गई। अब हम दोनों अंदर चले गए। वहां जाकर मैंने देखा कि काफी सुंदर और खूबसूरत बावड़ी थी और उसमें सच में ही काला पानी भरा हुआ था। मैं वहां पर अशोक के साथ चली तो गई थी, लेकिन अशोक की मां के रोज रोज के इस लड़ाई झगड़े की वजह से उस वक्त बहुत ज्यादा टेंशन में थी और शायद यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी, क्योंकि जो भी इंसान टेंशन में होता है उसे वो काला पानी अपनी तरफ आकर्षित करता है, जो शायद अब मेरे साथ होने वाला था। लेकिन अशोक ऐसी बातों पर भरोसा नहीं करता था। जब मैं वहां पर पहुंची और उस बावड़ी को देखा तो वो मुझे बहुत ज्यादा खूबसूरत लगी थी। लगभग शाम के 4 बजे का टाइम होगा, तो कुछ लोग भी थे वहां पर। अब मैं और अशोक वहां पर जाकर सीढ़ियों पर बैठ गए तो अशोक उस बावड़ी के बारे में बताने लगा कि कैसे वो पहले अपने दोस्तों के साथ यहाँ घूमने आया करता था। इसके साथ में दिल्ली की जो और भी ऐसी जगह है उनके बारे में बताने लगा, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उस पानी की तरफ ही बार बार देखे जा रही थी। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कान में कुछ कहा है। ये एहसास होते ही हड़बड़ाते हुए मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। तभी अशोक मेरी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ? तो मैं बोली, कुछ नहीं। कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे फिर से किसी ने मेरे कान में धीमी आवाज में कुछ कहा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोला है। अपने साथ ऐसा 2 बार होते हुए देखकर पहले तो मैं थोड़ा डर गई थी, लेकिन फिर कभी सोचती कि शायद मन का भ्रम होगा, इसलिए इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश करने लगी। जब मैं उस पानी को देख रही थी तो बार बार मेरा मन उसकी तरफ जाने को हो रहा था, उस पानी को छूने का हो रहा था। मुझे नहीं पता मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था, लेकिन ऐसा मैं महसूस कर रही थी। मैं बस एकटक उस पानी की तरफ ही देखते जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर कोई है जो मुझे अपने पास बुला रहा है। उस वक्त अशोक क्या बोल रहा था मुझे जैसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मेरे आसपास में कौन है, किसी बात का मुझे जैसे कोई एहसास ही नहीं था। मैं बस पूरी तरह उस पानी में ही खो गई थी। बस वही पानी पानी मुझे दिखाई दे रहा था। मेरे तो जैसे दिलो दिमाग ने ही कुछ वक्त के लिए काम करना ही छोड़ दिया था। अब उस बावड़ी पर धीरे धीरे लोग भी कम होने लगे थे, लेकिन मेरा मन वापस जाने का नहीं हो रहा था। मन कर रहा था कि यहीं पर रह जाऊं, वापस लौट कर ही न जाऊं। तभी अशोक मुझे इस तरह सोच में देखकर, परेशान देखकर मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए मुझे झिझोड़ते हुए बोला, क्या हुआ, कहाँ खो गई? तो मैं हड़बड़ाते हुए बोली, कुछ नहीं। तो अशोक मेरी तरफ देखकर बोला, शाम होने को आई है, चलो वापस चलते हैं। फिर मैं उसी पानी की तरफ देखते हुए अपने आप से ही बोली, वैसे भी वहां जाकर क्या करूंगी, मेरी सास ने तो मेरा वैसे ही जीना हराम कर रखा है। ये सोचकर मैं दुखी हो रही थी। अशोक मुझसे बातें करते हुए मेरा मन बहलाने की कोशिश कर रहा था। अब उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बाहर की तरफ ले जाने लगा। तभी मैं पीछे मुड़कर देखने लगी। मेरा मन बार बार उस तरफ ही देखने को, वहीं पर रुकने को हो रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे उस पानी के पास में एक सफेद साया खड़ा हुआ है, जो मेरी तरफ घूरते हुए देखते जा रहा था और मुझे वहीं रुकने के लिए इशारा कर रहा था, अपने पास मुझे बुला रहा था। ये देखकर एक पल के लिए तो मैं डर गई और घबराते हुए मैंने अशोक की तरफ देखा, जो मेरा हाथ पकड़े हुए मुझे वहां से वापस ले जाने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने फिर घबराते हुए उस पानी की तरफ देखा, लेकिन अब मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। तो सोचा कि शायद ऐसे ही मन का भ्रम होगा। ये सोचते हुए मैं अशोक के साथ बाहर की तरफ चली गई। अब जैसे ही घर पहुंचे तो मेरी सासू माँ का तो चिल्लाना शुरू हो गया। ये देखकर अशोक ने मेरा पक्ष लेना चाहा तो मेरी सासू माँ उन्हें भी काफी कुछ सुनाने लग गई थी। ये सुनकर अशोक फिर मुझे लेकर कमरे में आ गया था। तो कुछ देर में कमरे में बैठी रही, फिर रसोई में आकर काम करने लग गई। सारी बातें आखिर कब तक नजरअंदाज करती, इसलिए रोने लग गई थी। ऐसे में रोते हुए मैं रसोई का काम कर रही थी न, तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। तो हड़बड़ाते हुए मैंने पीछे की तरफ देखा, लेकिन मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। अब मैं फिर से खाना बनाने लग गई कि तभी मुझे जो रसोई की खिड़की थी जो रोड साइड खुलती थी, वहां पर काले कपड़ों में कोई दिखाई दिया, जो रोड पर खड़े होकर जैसे हमारी तरफ भी देखे जा रहा था। वैसे तो चारों तरफ अंधेरा हो गया था, रात के लगभग 9 बज चुके थे, लेकिन अंधेरे में उसकी चमकती हुई 2 लाल आंखें, उसकी हलचल जिससे मुझे अंदाजा हो रहा था कि वो हमारी तरफ भी घूरते हुए देख रहा है। ये देखकर एक पल के लिए तो मुझे घबराहट होने लगी। फिर मैं अपने आप से बोली, होगा कोई, मुझे इससे क्या मतलब है। ये सोचकर मैं ज्यादा इस बात पर ध्यान न देकर फिर से रसोई का काम करने लग गई। तभी मुझे रसोई के बाहर से तेज तेज आवाज आने लगी, जैसे कोई इंसान बहुत सारे पत्थरों को उठाकर फेंक रहा हो। ये महसूस होते ही मैं सोचने लगी कि ये हो क्या रहा है। ये सोचते हुए मैंने फिर से रसोई की खिड़की से होकर बाहर की तरफ देखा। ना तो मुझे वही साया अब रसोई की खिड़की के काफी नजदीक खड़ा दिखाई दिया, लेकिन अभी सिर्फ उसके काले कपड़े नजर आ रहे थे। उसका चेहरा मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, बस उसकी जो 2 चमकती हुई आंखें थी ना वही दिखाई दे रही थी। ये देखकर तो मैं बहुत ज्यादा डर गई। मन कर रहा था कि एक बार पूछूं कौन है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी। ऐसे में जल्दी जल्दी रसोई का काम करने लग गई।
फिर जब घर का जैसे ही सारा काम हुआ तो मैं वापस अपने कमरे में चली गई। वैसे अशोक मुझसे बहुत प्यार करता था और मेरा हर तरीके से ख्याल रखने की कोशिश करता था, लेकिन जब से मैं उस बावड़ी से लौट कर आई थी, पता नहीं क्यों मेरा दिल और दिमाग वहीं पर अटका हुआ था। वही सब कुछ मेरे दिमाग में घूम रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तो है वहां पर जो मुझे अपनी तरफ बुला रहा है। फिर मैं इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए सोने के लिए लेट गई और सोचने लगी कि मुझे वैसे भी सुबह जल्दी उठना था, घर का काम जो करना था, तो ऐसे में थकी होने की वजह से मुझे कुछ ही देर में नींद आ गई। तभी आधी रात का वक्त होगा, किसी ने जैसे मेरे कानों में कुछ बोला हो। उसके बोलने की आवाज सुनकर पहले तो नींद में होने की वजह से मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। अब फिर से मुझे वही आवाज सुनाई देने लगी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि कौन क्या बोल रहा है। बस कानों में भी आवाज गूंजती ही जा रही थी, गूंजती ही जा रही थी। तो ऐसे में हड़बड़ाते हुए मेरी नींद खुल गई, तो घबराते हुए चारों तरफ देखने लगी, लेकिन कमरे में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो सोचा कि शायद ऐसे ही मन का भ्रम होगा, इसलिए इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश करने लगी और फिर से सो गई। जब मैं सो रही थी तो मुझे बार बार सपने में वही बावड़ी दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उस बावड़ी की सीढ़ी पर खड़ी उस काले पानी की तरफ देख रही हूँ। तभी वहां पर मुझे एक साया दिखाई दिया, एक सफेद सा धुंधला सा साया, जो जैसे बार बार मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा हो, अपने पास आने के लिए बोल रहा हो। इसके साथ में ही तभी पानी में हलचल होने लगी और देखते ही देखते उस पानी में बहुत सारी लाशें तैरने लगी थी, जिसमें से एक लाश अचानक उछलकर अजीब तरह की आवाज में चिल्लाते हुए मेरी तरफ आने लगी। तो नींद में भी मैं बहुत ज्यादा डर गई और घबराते हुए मेरी नींद खुल गई। जब मेरी नींद खुली और अपने आप को कमरे में देखकर मेरा डर थोड़ा कम हुआ, लेकिन दिल की धड़कन तो अब भी बढ़ी हुई थी। ऐसे में मैं अब सोचने लगी कि मैंने शायद कोई डरावना सपना देखा है। ये सोचकर फिर से सो गई थी, लेकिन तभी मुझे फिर से ऐसा लगा जैसे मैं उस बावड़ी की सीढ़ी पर खड़ी हुई हूँ और उस काले पानी की तरफ जाते जा रही थी, कि तभी उस पानी के किनारे मुझे बहुत सारे साए नजर आने लगे और पानी में हलचल होने लगी थी। अजीब तरीके की आवाज मुझे सुनाई देने लगी थी, जो बहुत ज्यादा डरावनी थी। ये महसूस होते ही उस वक्त नींद में भी घबराते हुए मैं अपनी आंखें खोलने लगी, लेकिन जैसे आंखें नहीं खोल पा रही थी, बहुत ज्यादा डर लग रहा था। अब मैं अपने हाथों को हिलाने की कोशिश करने लगी तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे हाथ पैरों को जकड़ लिया हो। चिल्लाना चाहती थी, लेकिन जैसे किसी ने जोर से मेरा गला दबा दिया हो, जिसकी वजह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। वहीं मुझे अपने सीने पर भारीपन सा महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे सीने पर बैठा हुआ है। अपने साथ ये सब कुछ होता हुआ देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई और मन ही मन भगवान को याद करने लगी थी, कि तभी हड़बड़ाते हुए मेरी आंखें खुल गईं। अब घबराते हुए हिम्मत करके चारों तरफ मैंने देखा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन घबराहट की वजह से एक एक पल भी मुझसे गुजारा नहीं जा रहा था। हजारों बातें दिल और दिमाग में घूम रही थी। अब कुछ देर तक घबराते हुए मैं बेड पर ऐसे ही बैठी रही और फिर अपने आप से बोली, कुछ नहीं यार, मैंने डरावना सपना देखा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सोचकर फिर से सो गई तो अब मुझे ना कोई डरावना सपना आया और ना मुझे कुछ दिखाई दिया। धीरे धीरे वो रात भी निकल गई। अगले दिन सुबह होते ही मैं घर के कामों में लग गई थी। रात को जो डरावना सपना देखा था उन सब पर मैंने ध्यान नहीं दिया था। मैं घर का काम कर रही थी, लेकिन अशोक की माँ के तो रोजाना की तरह वही ड्रामा थे। शाम को अशोक वापस आया तो ऑफिस में काफी ज्यादा काम का प्रेशर था, लेकिन उसके घर आते ही उसकी माँ फिर से मुंह पर चिल्लाने लग गई थी। अब अशोक ने फिर से यही सब लड़ाई झगड़ा होते हुए देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया। कमरे में आकर मुझ पर चिल्लाते हुए बोला, यार तुम ऐसी गलती क्यों करती हो जो माँ पर तुम पर बेवजह चिल्लाती है? तुम्हें पता है इन रोज रोज के नाटकों से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। ये कहते हुए मुझे काफी कुछ सुना दिया और गुस्से में बिना कुछ कहे ही बिना खाना खाए करवट बदलकर सो गया। अब ये देखकर मैंने अशोक को समझाने की, खाना खिलाने की कोशिश की, लेकिन गुस्से में उसने कुछ भी नहीं खाया और सो गया। अब मैं रोने लग गई थी, क्योंकि बिना किसी बात के ही मुझे उनकी माँ काफी कुछ सुनाती थी और अशोक का इस तरह का व्यवहार देखकर मुझे तकलीफ तो हुई, लेकिन मैं भी उनकी परेशानी समझ रही थी कि एक इंसान जो सुबह से शाम तक अपने ऑफिस में दिन रात काम करे, वहां हजारों बातें सुने और घर पर आकर भी उसे सुकून के 2 पल मिलने की बजाय बस वही रोजाना के नाटक सुनने को देखने को मिले, तो दिमाग तो खराब होगा ही ना। यही सोचकर मैं अशोक को गलत नहीं समझ रही थी, परंतु यही सोच रही थी कि इस तरह जिंदगी थोड़ी ना जी जाती है। मेरे घर वालों ने दहेज नहीं दिया, अशोक ने मुझे अपनी मर्जी से शादी कर ली, इन सब से मेरी सासू माँ ने मेरा जीना हराम कर दिया है और ससुर जी तो जैसे सब कुछ देखकर भी भूत बन गए हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। यही सब सोचते जा रही थी, जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने कमरे की खिड़की के बाहर से मुझे मेरा नाम लेकर पुकारा हो। थोड़ी अजीब टाइप की आवाज थी, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा था कि कोई मेरा नाम लेकर पुकार रहा है। ये महसूस होते ही एक पल के लिए तो मैं घबरा गई और सोचने लगी कि इस वक्त कौन हो सकता है, लेकिन जब फिर से कोई आवाज नहीं आई तो सोचा कि शायद ऐसे ही मन का भ्रम होगा या फिर अपनी आदत के अनुसार मेरी सासू माँ मुझे मेरा नाम लेकर भला बुरा कह रही होगी। ये सोचकर फिर मैं सोने के लिए लेट गई। आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे, लेकिन फिर मैं सोने की कोशिश करने लगी और ऐसे में अपनी आंखें बंद कर ली। अभी मुझे नींद भी नहीं आई थी कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बार बार मेरे कमरे की खिड़की को खटखटा रहा है। यह महसूस होते ही मैं थोड़ी हैरान रह गई कि कौन हो सकता है।
वही खिड़की के बार बार खटखटाने की तेज तेज आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। ऐसे में फिर घबराते हुए खिड़की की तरफ गई तो अचानक आवाजें आना बंद हो गई। ये देखकर पहले तो कुछ देर खड़ी होकर यही सोचती रही कि कौन हो सकता है, और फिर वापस अपने बेड की तरफ आने लगी तो मुझे अपने कमरे का दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगी, जैसे कोई बार बार मेरे कमरे के दरवाजे को खटखटा रहा है। अब मैंने हड़बड़ाते हुए दरवाजा खोला, लेकिन मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। अभी मैं कमरे के बाहर निकलकर देख रही थी कि कौन हो सकता है। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास में से बड़ी तेजी से भागते हुए मेरे कमरे में चला गया है। ये देखकर घबराते हुए मैंने पीछे की तरफ देखा, अपने कमरे में देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया तो मुझे थोड़ा डर लगने लगा। फिर सोचा शायद ऐसे ही भ्रम हुआ होगा या फिर हवा से दरवाजे ने आवाज की होगी, इसलिए ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया और कमरे में आकर अपने कमरे का दरवाजा अच्छे से बंद करके अपने बेड पर आकर फिर से सोने के लिए लेट गई थी। और कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई। अब मुझे भी वही बावड़ी दिखाई दे रही थी, तो मुझे नींद में भी ऐसा लग रहा था कि मैं वहां पर चली जाऊं। ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा है। पता नहीं क्यों बार बार मेरा मन भी वहां जाने को कर रहा था। तभी अचानक मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा मैं कमरे में थी, थोड़ा सा पानी पिया और फिर से सो गई। जब मैं सो रही थी तो मुझे एक डरावना सपना दिखाई देने लगा। उस सपने में मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे बेड के पास में कोई खड़ा है और मैं आंखें खोलकर उसकी तरफ देख रही हूँ। तभी वहां पर अजीबोगरीब आवाज एक गूंजने लगी तो आवाज करते हुए कमरे का दरवाजा खुल गया। इसके साथ में ही एक तेज हवा का झोंका अंदर आया। धीरे धीरे कमरे में ठंड बढ़ने लगी। ठंडक बढ़ते हुए देखकर मैं कुछ समझ पाती कि तभी मुझे ऐसा लगने लगा जैसे और भी लोग मेरे बेड के पास में खड़े हुए हैं। उनके होने का एहसास मुझे हो रहा था, लेकिन दिखाई नहीं दे रही थी। मैं घबराकर चारों तरफ देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं बोल पा रही हूँ कि तभी धीरे धीरे कमरे में मुझे चलने की आवाज आने लगी और एक एक करके कुछ साए मुझे नजर आए। ये देखकर मैं घबरा गई थी। चाहते हुए भी कुछ बोल पा रही थी। सभी मेरे पास में खड़े हुए थे, जिनमें से कुछ ने काले कपड़े पहन रखे थे तो कुछ ने सफेद कपड़े पहन रखे थे। उनमें कुछ औरतें थीं, कुछ आदमी थे। बड़े ही डरावने थे। किसी की आंखों की पुतली लाल थी, किसी की आंखों की पुतली सफेद थी। मुझे देखकर वे अजीबोगरीब तरीके से अपनी मुंडी चारों तरफ घुमाने लगे थे। बड़ा ही भयानक दृश्य था और अपने अजीबोगरीब मुंडी घुमाते हुए मेरे पास झुककर मुझे इस तरह देखने लगे जैसे मुझे खा जाएंगे। उन्हें अपने करीब देखकर मेरी तो दिल की धड़कन बढ़ गई थी कि तभी वे मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ चलने के लिए बोल रहे थे। मैं घबराते हुए अशोक की तरफ देख रही थी, लेकिन वे जबरदस्ती मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। तभी एक साये की तरफ मैंने देखा जो बिल्कुल काले कलर के कपड़े पहने हुए था। लाल कलर की चमकती हुई उसकी आंखें। वैसे तो वहां औरों के भी लाल कलर की आंखें थीं, लेकिन वो आंखें कुछ अजीब सी ही डरावनी थी। ऐसे में तो मुझे महसूस हुआ कि इन आंखों को पहले मैं देख चुकी हूँ, वही रसोई की खिड़की से। अब तो मैं बहुत ज्यादा डर गई, लेकिन तभी मेरी नजरें उस काले कपड़े वाले साये से मिली तो जैसे मेरी सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई थी और वे सभी मुझे हाथ पकड़कर अपने साथ उसी बावड़ी पर ले गए। वहां पर मैंने देखा कि उस काले पानी के पास में एक सफेद कलर का धुंधला साया खड़ा हुआ था और वही साया बार बार मुझे अपने पास बुला रहा था। तभी अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे पीछे की तरफ खींच लिया। जैसे ही किसी ने मुझे पीछे की तरफ खींचा तो मुझे जैसे होश आया, जैसे मैं नींद में से जागी थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरी अभी नींद खुली है। तो मैंने आंखें खोलकर देखा, अशोक ने मेरा हाथ पकड़कर खींचा था। उस वक्त अशोक को देखकर और जैसे ही मैंने अपने चारों तरफ देखा तो मेरे तो होश उड़ गए कि आखिर मैं यहाँ कैसे आ गई, क्योंकि मैं उस अग्रसेन की बावड़ी में जो काला पानी था उसमें कूदने ही वाली थी। अब अपने आप को रात के वक्त वहां पर देखकर मेरे तो होश उड़ गए। मुझे तो पता ही नहीं था कि कब मैं यहाँ पर आ पहुंची और कब मैं ये सब कुछ करने वाली थी। तभी मुझे भी डरावना सपना याद आया जो कुछ देर पहले मैंने देखा था। अब मैं सोचने लगी कि इसका मतलब मैंने कोई डरावना सपना नहीं देखा था, सच में ही मेरे साथ ये सब कुछ हुआ था और मुझे लग रहा था कि मैं नींद में डरावना सपना देख रही हूँ। ये देखकर तो मैं थर थर कांपने लगी। वही अशोक ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने करीब खींचकर मुझे गले लगा लिया। उस वक्त अशोक की तकलीफ देखकर मैं कुछ कह नहीं पा रही थी। अशोक की आंखों में आंसू थे। वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं मानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरी माँ तुम पर बेवजह गुस्सा करती है, काफी कुछ सुनाती है, लेकिन मैं आज सुबह से ही परेशान था। ऐसे ही ऑफिस में किसी काम को लेकर किसी से थोड़ी कहासुनी हो गई और घर पर जाकर वही ड्रामा, तो मैंने गुस्से में तुम्हें इतना सब कुछ सुना दिया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना मैं जीने के बारे में सोच नहीं सकता। और तुमने ये क्या सोच लिया? तुम अपनी जान देने के लिए यहाँ चली आई। तुमने ये सोच भी कैसे लिया? अगर मेरी नींद नहीं खुलती और मैं तुम्हारे पीछे नहीं आता तो तुम अपनी जान दे देती। ये कहते हुए वो रोने लग गया। अब मैं तो खुद ही नहीं समझ पा रही थी कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं हड़बड़ाते हुए कुछ बोलने की कोशिश करने लगी तो अशोक फिर से मेरे गले लग गया और बोला, मुझे कभी छोड़कर मत जाना। ये कहते हुए वो बहुत घबरा रहा था, जैसे मुझे खोने की तकलीफ उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। अब मुझे चुप देखकर, घबराते देखकर, किसी सोच में डूबे देखकर वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहां से लेकर आने लगा तो मैं घबराते हुए उस बावड़ी को चारों तरफ देखा। दिन के उजाले में काफी खूबसूरत लगने वाली वो बावड़ी इस समय बहुत ज्यादा डरावनी और वीरान लग रही थी। लेकिन अब भी मेरा मन कर रहा था कि नहीं, मैं घर वापस ना जाऊं, यहीं पर रुक जाऊं
और पानी में छलांग लगाकर अपनी जान दे दूं। मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं इस तरह की उल्टी सीधी बातें क्यों सोच रही हूं, लेकिन जैसे मेरे दिमाग पर अब मेरा कंट्रोल नहीं था। ऐसा लग रहा था कि अब कोई जबरदस्ती मुझसे ये सब कुछ करने के लिए बोल रहा है। मैंने तभी पीछे मुड़कर देखा तो वही धुंधला सा सफेद साया खड़ा हुआ था जो मुझे सपने में दिखाई देता था। वही सफेद धुंधला सा साया। और फिर मेरी नजर बावड़ी में एक तरफ गई जहां पर एक लड़का बैठा हुआ था, गर्दन नीचे किए हुए बैठा था। अचानक उसने मेरी तरफ देखा तो घबराते हुए मेरी आवाज गले में ही दब गई थी, क्योंकि वो लड़का बड़ा डरावना था। आंखों की पुतली बिल्कुल सफेद थी, पूरा शरीर भी सफेद था, और वो मेरी तरफ घूर कर देख रहा था और फिर रोने लग गया। उसकी आंखों में से अब खून के आंसू निकलने लगे। तभी धीरे धीरे मुझे उस बावड़ी में बहुत सारी लाशें तैरती हुई दिखाई दी। ये देखकर मुझे अपना वही डरावना सपना याद आने लगा, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि मैंने उस वक्त भी वो सपना ही देखा था या हकीकत में ही मैं अब की तरह ही इस बावड़ी में अपनी जान देने के लिए आई थी। बस घबराते हुए इस वक्त उन लाशों की तरफ देख रही थी तो पानी में बहुत तेज हलचल होने लगी। तभी बावड़ी के किनारे बहुत सारे लोग खड़े हुए दिखाई दिए जो मुझे अपनी तरफ बुलाने लगे। ये देखकर घबराते हुए मैंने अशोक की तरफ देखा जो मुझे अपने साथ ले जा रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ लिया हो। तो मैंने घबराते हुए देखा कि मेरा एक हाथ पकड़कर अशोक मुझे अपने साथ ले जा रहा था, लेकिन पीछे से किसी ने जैसे ही दूसरा हाथ पकड़ा तो मैंने घबराते हुए पीछे की तरफ जैसे ही देखा तो मेरे होश उड़ गए। एक लड़का था जिसका पूरा चेहरा सफेद था, आंखें सफेद कलर की थीं, और वो मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कह रहा था, तुम भी हमारे साथ रह जाओ, मत जाओ ना, तुम भी हमारे साथ रह जाओ। ये सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गई। घबराते हुए उसकी तरफ देखने लगी। तभी मुझे वहां पर बहुत साए अपने पास दिखाई दिए जो मेरी तरफ देखकर बोले, मत जाओ, वापस आ जाओ, मत जाओ, हमारे साथ रह लो यहीं पर। यह देखकर मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। तभी अशोक मेरा हाथ पकड़कर बोला, चलो ना। यह सुनकर मैंने हड़बड़ाते हुए उसकी तरफ देखा और फिर देखा कि मुझे अपने पास कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अब मैं अशोक के साथ वापस आ गई थी। जो कुछ मैंने देखा था, जो कुछ मेरे साथ हुआ था, इन सब की वजह से जैसे दिमाग में तो काम करना ही छोड़ दिया था। अब अशोक मेरे पास में बैठा हुआ था। तभी मैंने अशोक की तरफ देखा और घबराते हुए बोली, अशोक, मुझे सच में नहीं पता कि मैं वहां पर कैसे पहुंची थी। मुझे नहीं पता, तुमने हाथ पकड़कर खींचा था। उस टाइम मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या करने वाली थी। उससे पहले तो मुझे ये लग रहा था जैसे मैं कोई डरावना सपना देख रही हूं। ये कहते हुए मैं बहुत ज्यादा घबराने लगी तो अशोक मेरी तरफ देखकर बोला, रात काफी हो गई है, सो जाओ। क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो कुछ हुआ है उसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, जबकि उस वक्त जो कुछ मैंने देखा था उस बावड़ी में, उसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा डर भी रही थी। अब मैं सोने के लिए लेट गई और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। सोने के लिए अभी मुझे सोए हुए कुछ वक्त हुआ था कि मेरे कानों में एक आवाज गूंजने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत जोर से चिल्लाया हो। अब हड़बड़ाते हुए मेरी आंखें खुल गईं। अशोक को अभी नींद नहीं आई थी। शायद उसे यह लग रहा था कि मैं अपनी जान देने वाली थी और इसी बात की उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, जिससे वो सो नहीं पा रहा था। वो मुझे इस तरह वापस नींद में से जागते हुए देखकर घबराते हुए मेरी तरफ देखकर बोला, क्या हुआ? तो मैं घबराते हुए हड़बड़ाते हुए बोली, कुछ नहीं, और वापस सोने के लिए लेट गई। कुछ देर में मुझे नींद भी आ गई थी। धीरे धीरे इसी तरह रात गुजर गई थी। सुबह जैसे ही मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि अशोक अभी तक भी सोया नहीं था। शायद उसे बहुत ज्यादा इस बात की टेंशन हो रही थी कि अगर मुझे क्या कुछ हो जाता तो क्या होता, और यह भी सोच रहा था कि कहीं मैं फिर से कोई ऐसा कदम ना उठा लूं। उसकी आंखों को देखकर ही लग रहा था जैसे वो बहुत ज्यादा रोया है। मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, तभी वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, ठीक हो तुम तो? मैं धीरे से बोली, हाँ। आगे मैं कुछ बोल नहीं पाई। अशोक खड़े होकर ऑफिस के लिए तैयार होने लग गया। तभी मेरी सासू माँ के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। वो मुझसे भला बुरा कहते जा रही थी। ये सुनकर मैं घबराने लगी थी तो अशोक गुस्से में बाहर जाकर मेरी सासू माँ से इस तरह हल्ला करने की, लड़ाई झगड़ा ना करने की मना करने लगा। तो सासू माँ मेरा पक्ष लेने के कारण अशोक से ही झगड़ा करने लगी थी। ऐसे में जैसे दोनों माँ बेटे में बहस होने लगी, तो ऐसे में अशोक बिना कुछ खाए ऑफिस चला गया। मुझे इन सब की बहुत तकलीफ हो रही थी। कल शाम को भी उसने कुछ नहीं खाया था और अब भी कुछ नहीं खाया था। तभी मेरी सासू माँ आई, मुझे भला बुरा कहने लगी थी। तो ये देखकर मैं रोते हुए घर का काम करने लगी। रात को जो कुछ हुआ था वो सारी बातें अब भी दिमाग में घूम रही थी, जिसकी वजह से कभी तो लगता कि मैंने कोई डरावना सपना देखा था, कभी लगता कि मेरे साथ कोई भ्रम हुआ था। ये सोचकर कांपते हुए घर का काम कर रही थी। अब मेरी सास के साथ रहना मेरे लिए एक मजबूरी बन गया था। उसने मेरा जीना हराम कर रखा था, लेकिन अशोक के प्यार को देखकर मैं जैसे सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। मन कर रहा था कि अशोक को कैसे समझाऊं कि मैं अपनी जान देने की कोशिश नहीं की। मुझे खुद नहीं पता मैं वहां पर कैसे पहुंची। घबराहट भी बहुत ज्यादा हो रही थी। धीरे धीरे इसी तरह दिन गुजर गया। शाम को अशोक घर वापस आया। मैंने उससे बातें करने की कोशिश की तो उसने बस थोड़ी बहुत बातें की, जैसे मुझसे ज्यादा टेंशन तो उसे थी। मेरे कहने पर उसने शाम का खाना खा लिया था। फिर हम दोनों कमरे में आ गए। अशोक ने मुझे अपने सीने से लगा लिया तो मैं घबराते हुए इतना ही बोल पाई, मैंने अपनी जान लेने की कोशिश नहीं की,
मुझे नहीं पता मैं वहां कैसे पहुंची। वे डरावने साए मुझे अपने साथ लेकर गए थे जबरदस्ती, और मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कोई डरावना सपना देखा है। अब मेरी बातें सुनकर अशोक हैरानी से मेरी तरफ देखने लगा, तो मैं रोते हुए बोली, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं वहां। ये कहते हुए मैंने अपने साथ जो कुछ हो रहा था सारी बातें अशोक को बता दी। तो अशोक भी कुछ सोचते हुए परेशान हो गया, क्योंकि वैसे वो भूतों पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन मेरी बात को भी नहीं झुठला सकता था। वो बहुत परेशान नजर आ रहा था, तो मैं उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं सच कह रही हूँ। अब मेरी तरफ देखकर वो बोला, ऐसा कुछ नहीं है, तुमने कोई डरावना सपना देखा होगा और नींद में चली गई होगी। कोई ना, तुम सो जाओ। ये कहते हुए उसने मुझे सोने के लिए बोल दिया, और फिर मैं सोने के लिए लेट गई तो वो भी लेट गया। वही कल जो कुछ हुआ था वो सारी बातें याद आते ही मुझे अब सोते हुए भी डर लग रहा था। मैं बहुत ज्यादा घबरा रही थी, परंतु फिर भी सोने की कोशिश कर रही थी, और ऐसे में कुछ देर में मुझे नींद आ गई। अभी मैं सो रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कमरे में है। यह महसूस होते ही हड़बड़ाते हुए मैंने आंखें खोली तो वही लड़का जिसने मेरा हाथ पकड़ा था वो मेरे पलंग बेड के बिल्कुल पास में खड़ा था। उसे देखकर मैं घबरा गई, कुछ समझ पाती कि तभी सामने की अलमारी की तरफ नजर गई। वहां पर लगभग एक 15 साल की लड़की बैठी हुई थी, जो अपना सिर नीचे किए हुए थी और उसके बाल आगे की तरफ थे। अब घबराते हुए मैं कुछ समझ पाती कि उस लड़की ने घूर कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, बाल उलझे हुए थे और पूरा शरीर भी अजीब सा लग रहा था। ये देखकर तो मैं थर थर कांपने लग गई। तभी वो लड़की अजीब तरीके से अपनी गर्दन मेरी तरफ करते हुए देखने लगी। अब घबराते हुए मेरी आंखें बंद हो गईं। कुछ देर बाद मुझे अपने सीने पर भारीपन सा महसूस हुआ, तो मैंने आंखें खोलकर देखा। वही लड़की मेरे सीने पर बैठी हुई थी। अपनी आंखों के इतने करीब उस लड़की को देखकर मैं कितना ज्यादा डर रही थी, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तभी वो लड़की रोते हुए बोली, दीदी आप भी चलो ना मेरे साथ, हमें भी आपके साथ रहना है। आप भी हमारे साथ रहो ना, वहां पर बहुत सारे लोग हैं, आप चलो ना। यहाँ कुछ नहीं है, ये लोग चैन से आपको जीने नहीं देंगे। कुछ नहीं है दीदी, आप हमारे साथ चलो, वहां पर हम रहेंगे। जैसे ही उसने ये कहा तो घबराहट की वजह से मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी उस लड़की की आवाज धीरे धीरे बहुत ज्यादा भयानक हो गई, इतनी ज्यादा डरावनी, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग एक साथ में बोल रहे हों। वो लड़की गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, दीदी चलो हमारे साथ, सुनाई नहीं दिया तुम, चलो। अब मैं कुछ समझ पाती कि तभी मुझे एक और आवाज सुनाई दी, चलो हमारे साथ में। भी बड़ी डरावनी और भयानक आवाज थी। तो मैंने देखा वही लड़का था। देखते ही देखते जैसे मुझे चारों तरफ से बहुत सारे लोगों ने घेर लिया था। अब तो मेरे दिल की धड़कन ही बढ़ गई, मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। दिमाग ने तो जैसे काम करना ही छोड़ दिया। जो मैं अपनी आंखों के सामने देख रही थी बड़ा ही डरावना था, जिसमें बहुत सारी औरतें, आदमी थे। वो बार बार मुझे चिल्ला चिल्ला कर अपने साथ चलने के लिए कह रहे थे। और जैसे ही मैंने ये देखा तो कुछ समझ तो नहीं पा रही थी, लेकिन मेरा मन भी इस तरह का कर रहा था कि मैं वहां उनके साथ चली जाऊं। उस वक्त ना मुझे ना किसी और चीज का ख्याल आ रहा था, ना किसी और बात का, बस मन कर रहा था कि उनके साथ चली ही जाऊं। तभी एक डरावनी औरत ने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और अपना हाथ बढ़ाया, तो मैं अपने आप को रोक ना सकी और मैंने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। अब जैसे उन सभी भूत प्रेत को अपनी आंखों के सामने देखकर भी मुझे डर नहीं लग रहा था। वही वो औरत फिर सभी के साथ मुझे अपने साथ लेकर जाने लगी, तो सभी मेरे साथ ही चल दिए थे। उस वक्त मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई डरावना सपना देख रही हूँ। फिर उन सभी भूत प्रेत के साथ मैं उस बावड़ी में पहुंच गई थी। मुझे किसी चीज का होश नहीं था। तभी मैंने देखा कि एक धुंधला सा सफेद साया, जो मुझे पहले भी दिखाई दिया था, उस बावड़ी के पास किनारे पर खड़ा हुआ था। मैं वहां पर जाते ही जा रही थी, तभी अचानक उस साये ने अजीब सी डरावनी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा और अपना हाथ बढ़ाकर मेरे बाल पकड़ लिए। ये देखकर मैं कुछ समझ पाती कि वो मुझे उस काले पानी में डुबोने लगा, जिसकी वजह से मेरा दम घुटने लगा था। मैं लगातार उस पानी में डूबती ही जा रही थी, क्योंकि वो साया मुझे जबरदस्ती उस पानी में डुबो रहा था। तो मैं अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए जैसे ही पानी से ऊपर आई, तो जो सभी भूत प्रेत चुड़ैल वहां पर थे, वे मेरी तरफ अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए देखने लगे। अब मेरी सांसें उखड़ने लगी थी। मुझे तो उस वक्त भी यही लग रहा था कि मैं नींद में हूं, जिससे मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। तभी मुझे अशोक बावड़ी की सीढ़ियों पर घबराते हुए भागते हुए आता दिखाई दिया। ये देखकर वे भूत प्रेत गुस्से में उसकी तरफ देखने लगे और उसे रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़े ही थे कि फिर चिल्लाते हुए एक तरफ हट गए। तभी अशोक ने भागकर उस बावड़ी में थोड़ा अंदर जाकर मुझे पकड़कर बाहर लेकर आया। जैसे ही वो बाहर लेकर आया और मुझसे बोला, तो मुझे होश आया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं नींद में से जाग गई हूं। आप अपने आप को उस बावड़ी में देखकर मेरे तो होश उड़ गए थे। अशोक को देखकर मैंने घबराते हुए उसकी तरफ देखा। बहुत ज्यादा डर रही थी, चारों तरफ घबराते हुए देखने लगी। वही अशोक मुझे संभाल रहा था। मेरी सांस उखड़ रही थी कि तभी पूरी बावड़ी में अजीब व गरीब तरह की चिल्लाने की आवाज आना शुरू हो गई। ये देखकर अशोक ने भी घबराते हुए चारों तरफ देखा। वो जल्दी से मुझे अपनी बाहों में उठाकर सीढ़ियों से ऊपर लाया, तो हमने देखा कि उस काले पानी में बहुत तेज हलचल होना शुरू हो गई थी। एक साथ में बहुत सारी लाशें उसमें तैरने लगी। इसके साथ ही बावड़ी के पानी में से इस तरह की आवाज आने लगी जैसे कोई चीख चीख कर रो रहा है। और तभी बावड़ी में जगह जगह अजीब व गरीब साए दिखाई देने लगे। कभी कोई रोते हुए दिखाई दे रहा था, कभी कोई हंसते हुए दिखाई दे रहा था।
सबकी सूरत भी बड़ी डरावनी थी। जो सब साए मुझे दिखाई देते थे अब वे अशोक को भी दिखाई दे रहे थे। ये देखकर अशोक भी घबरा गया। तभी उन सभी भूत प्रेत ने आकर अशोक और मुझे घेर लिया। ये देखकर मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे तो सोचने समझने की शक्ति ही खत्म थी। लेकिन अशोक घबराते हुए उनकी तरफ देखने लगा कि अचानक सभी अशोक की तरफ आने से पहले ही घबराते हुए वहां से भागने लगे। उनको इस तरफ भागते हुए देखकर अशोक भी हैरान था और मैं भी अशोक की तरफ देख रही थी। तभी अशोक की नजर अपने गले में गई, जहां पर वो अपने गुरु द्वारा दी हुई तुलसी की माला पहने हुए था। शायद इसी से वे सभी भूत प्रेत उसके पास नहीं आ रहे थे, लेकिन उनके चिल्लाने की, हंसने की, रोने की भयानक आवाज सुनाई दे रही थी। ये देखकर, अपने साथ ये सब कुछ होता हुआ देखकर मैं अब इतना ज्यादा डर गई थी कि घबराते हुए बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में थी। मैं घबराते हुए चारों तरफ देखने लगी। अशोक मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर बैठा था। वो बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। वहीं मेरी सासू माँ भी खड़ी हुई थी। जैसे ही मैं उठने को हुई तो अशोक ने मुझे वापस लिटा दिया और आराम करने के लिए कहा। मेरी सासू माँ ये देखकर मुंह बनाते हुए बोली, कुछ नहीं है, नाटक है इसके, जानबूझकर गई होगी वहां जसमानी। ये सुनकर अशोक अब गुस्से में उसकी तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोला, बस करो आप भी तो सुनते आई हैं यहां पर उस भूतिया बावड़ी के किस्से, और ये सब कुछ आपकी वजह से ही हुआ है। आप रोजाना इतना टेंशन देती हो ना, इसकी वजह से आज इसकी जान चली जाती। मेरी सास गुस्से में मेरी तरफ देखने लगी और फिर वहां से चली गई। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा घबरा रही थी। अशोक को भी जैसे मेरी बहुत चिंता सता रही थी। वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ये कहते हुए उसने वो तुलसी की माला मेरे गले में पहना दी, क्योंकि उसे मेरी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। तभी अशोक के बाबूजी की आवाज सुनाई दी, जो अशोक से मेरे बारे में पूछ रहे थे। तभी अशोक उठकर कमरे के दरवाजे पर गया और बाहर अपने बाबूजी से बात करने लगा। वो बार बार मेरी तरफ देखकर बात कर रहा था। कुछ देर तक उनसे बातें करने के बाद वो वापस मेरे पास में आ गया और मुझे सोने के लिए बोलने लगा। लेकिन जब भी मैं सोने के लिए आंखें बंद करती तो मुझे वही सब कुछ दिखाई देता। ऐसा लगता जैसे सब मेरे पास में खड़े हुए हैं और मुझे अपने पास में बुला रहे हैं। वही अजीब और गरीब सी सूरत और भयानक आवाज मेरे कानों में जैसे गूंजने लगी थी। वैसे पहले तो मुझ पर उनकी काली शक्तियों का असर था। उस काले पानी की सम्मोहन काली शक्ति थी कि ना तो मैं घबराते हुए बेहोश हो पाई थी, ना मैं अपने आप को उन भूत प्रेत के साथ जाने से रोक पाई थी। लेकिन अब मेरे गले में तुलसी की माला थी, जिसकी वजह से उनकी काली शक्तियों का असर मुझ पर नहीं था। परंतु मैं बहुत ज्यादा डर रही थी। उस रात ना मैं सो पाई थी, ना अशोक सो पाया था। वो रात तो बड़ी मुश्किल से गुजरी थी। वही जैसे ही सुबह हुई तो अशोक के बाबूजी की आवाज सुनाई दी, जो अशोक से मुझे साथ लाने के लिए बोल रहे थे। अब अशोक ने मेरी तरफ देखा। मैं बहुत ज्यादा डर रही थी तो अशोक बोला, कुछ नहीं होगा, चलो। ये कहकर मुझे पकड़कर सहारा देकर बाहर लाया, क्योंकि जो कुछ हुआ था उसकी वजह से मुझे बहुत तेज बुखार था। वैसे अशोक ने सुबह मुझे थोड़ा चाय और बिस्कुट खिलाकर दवा भी दे दी थी। अब मैं जैसे ही अशोक के साथ बाहर आई तो मैंने देखा कि हमारे घर में एक आदमी बैठा हुआ था, जो देखने में ही कोई तांत्रिक लग रहा था। जैसे वहां पर पहुंचे तो उस तांत्रिक ने मेरी तरफ देखा। अशोक के बाबूजी वहां पर बैठे हुए थे और उनकी मां गुस्से में एक तरफ खड़ी हुई थी। मैं अशोक के साथ वहां पर गई। अशोक ने मुझे एक चेयर पर बैठा दिया और खुद पास में ही दूसरी चेयर पर बैठ गया था। तभी उस तांत्रिक ने मेरी तरफ देखा और मेरे हाथ की जो सबसे छोटी उंगली है उसे अपने हाथ की उंगलियों से पकड़कर आंखें बंद कर ली और कुछ बड़बड़ाने लगा। कुछ देर बाद उसने आंखें खोलकर देखा और फिर सबकी तरफ देखते हुए बोला, इस पर बुरी शक्तियों का साया पड़ चुका है। ये उस अग्रसेन की भूतिया बावड़ी में जिस दिन गई थी उस वक्त ये तकलीफ में थी, टेंशन में थी। ये कहते हुए अशोक की तरफ देखकर कहा, तुम्हारे साथ गई थी। और ये कहते हुए अशोक की मां की तरफ देखकर कहा, यह सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपने उस दिन बेवजह झगड़ा किया था ना, उसकी वजह से ही ये परेशान थी। ये कहते हुए अशोक की तरफ देखकर कहा, तुम इसका मन बहलाने के लिए इसका मन थोड़ा ठीक हो जाए, ये सोचकर उस बावड़ी पर लेकर गए, जहां के बारे में लोग कहते हैं कि वहां पर अगर कोई परेशान आदमी चला जाए तो उस बावड़ी में जो काला पानी है, उसमें जो सम्मोहन शक्ति है, वो उस आदमी के दिमाग को कंट्रोल कर लेती है और उसे अपनी जान देने के लिए उकसाती है। क्योंकि उस काले पानी में न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दे दी है। ऐसे में वो वहां बावड़ी में दिखाई देने वाली आत्माएं वही आत्माएं हैं जो किसी न किसी वजह से दुखी थी, परेशान थी और ऐसे में उस काले पानी में डूबकर अपनी जान दे दी थी। जब भी कोई दुखी इंसान वहां पर जाता है तो वो सभी आत्माएं उसको अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करती हैं, जिससे वो अपनी जान दे सके और उनके साथ में रह सके। यही सब कुछ इसके साथ हुआ था। उस वक्त तो ये वापस लौट आई थी, लेकिन रात को वे आत्माएं इसका पीछा करते हुए घर तक आ पहुंची और इसे अपने साथ वहां ले जाने की कोशिश करने लगी। इसके दिमाग को कंट्रोल में करने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी। ये कहते हुए अशोक की तरफ देखकर कहा, जिस रात पहली बार वे आत्माएं इसे अपने बस में करके इसे अपने साथ लेकर गई थी, तुम सही वक्त पर उनके पीछे पहुंच गए और इसकी जान बचा ली, वरना इसकी जान तो उसी वक्त चली जाती और इसे कुछ होश भी नहीं रहता कि कब इसकी जान चली गई। क्योंकि उस वक्त इस पर इस तरह उस सम्मोहन शक्ति का, उन काली शक्तियों का असर था कि इसे तो सब कुछ एक डरावने सपने जैसा लग रहा था, जबकि हकीकत क्या है, इसके साथ क्या हो रहा है, इसे कुछ होश नहीं था। फिर अगले ही दिन इसने तुम्हें अपनी सारी बात बताई, लेकिन तुम इसी सोच में थे कि क्या सच में ऐसा होता है।
लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि हाँ, अगर इस संसार में अच्छी शक्ति है, अच्छी आत्माएं हैं, तो बुरी शक्ति और बुरी आत्माएं भी होती हैं, जो हमेशा दूसरे इंसान की जान लेने की, उसे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करती है। जो सब कुछ इसके साथ में हुआ, कल रात जब ये गई तो तुम्हारी नींद इसलिए खुल गई थी क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें भी ये लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो है। वैसे वो आत्मा इसके साथ तुम्हारी भी जान ले लेती। अगर तुम्हारे गले में तुम्हारे गुरुजी की दी हुई तुलसी की माला ना होती तो तुम दोनों को फिर कोई नहीं बचा सकता था और हमेशा के लिए तुम उस काले पानी में और आत्माओं की तरह कैद होकर रह जाते। परंतु भगवान की कृपा है कि तुम दोनों की जान बच गई। ये कहते हुए गुस्से में मेरी सासू माँ की तरफ देखकर कहा, और ये सब कुछ होता आपकी वजह से, क्योंकि जिस घर में घर की औरतें हमेशा टेंशन रखती हैं, लड़ाई झगड़ा करती हैं, उस घर में ना लक्ष्मी आती है और ना किसी अच्छी शक्ति का वास होता है। उसमें सिर्फ बुरी शक्तियां रहती हैं जो उन लोगों को तकलीफ पहुंचाने के सिवा कुछ नहीं करती। अब उस तांत्रिक की बात सुनकर मेरी सासू माँ कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, बस गुस्से में मेरी तरफ देख रही थी। वहीं मेरे ससुर जी गुस्से में उसकी तरफ देख रहे थे। तभी वो तांत्रिक मेरी तरफ देखकर बोला, बेटा, ये तुलसी की माला तब तक अपने गले में रखना जब तक शनिवार ना आ जाए। परसों शनिवार की रात है और उस रात उन सबसे छुटकारा दिलाने की मैं तुम्हें कोशिश करूंगा। पूरी तरह तो मैं तुम्हें छुटकारा नहीं दिला सकता क्योंकि वे आत्माएं काफी शक्तिशाली हैं और बहुत तरह की आत्माएं हैं, लेकिन इतना भरोसा दिला सकता हूं कि फिर वो आत्माएं जबरदस्ती तुम्हें अपने साथ तो नहीं ले जाएगी, लेकिन तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करने की जरूर कोशिश करेगी। लेकिन तुम्हें भगवान की भक्ति पर ध्यान लगाना होगा जिससे उन बुरी शक्तियों का असर तुम्हारे दिमाग पर ना हो और तुम्हारी जान बच सके। ये सुनकर मैं घबरा गई थी और कुछ बोल नहीं पा रही थी। बोलती भी कैसे? बड़ी मुश्किल से मेरी जान बची थी और अभी पता नहीं आगे क्या होगा, ये सोचकर मैं डर रही थी। फिर तांत्रिक बाबा ने घर वालों को और भी कई सारी बातें बताई और वहां से चले गए। उनके जाते ही मेरे ससुर जी गुस्से में मेरी सासू माँ को काफी कुछ सुनाने लगे। आज तक मेरे ससुर जी मेरी सासू माँ से डरते थे और हमेशा चुप रहते थे, लेकिन आज तांत्रिक बाबा के मुंह से जिस तरह सुना था कि मेरी जान भी चली जाती और अशोक भी न बच पाता, तो जैसे उनके सब्र का बांध टूट गया था और उन्होंने काफी कुछ सासू माँ को सुनाया। सासू माँ गुस्से में मेरी तरफ देखती रही लेकिन कुछ बोल न सकी। वही अशोक फिर मुझे अपने साथ वापस कमरे में ले गया। अब वो मुझे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए उसने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी क्योंकि वो शनिवार तक मेरे साथ हर पल रहना चाहता था ताकि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। धीरे धीरे दिन गुजर गया था। रात को जब मैं अशोक के साथ थी तो हम दोनों सोने के लिए लेट गए। वैसे चिंता तो अब भी हमें बुरी आत्माओं के बारे में सोचकर हो रही थी कि पता नहीं क्या होगा। तभी पूरे कमरे में ऐसा लगा जैसे कोई तूफान आने वाला है। तेज हवाएं चलने लगी थी और अचानक चारों तरफ वही डरावने साए दिखाई देने लग गए, जिन्हें देखकर मैं थर थर कांपने लगी। तो अशोक ने मेरी तरफ देखा। पहले तो उसे भी कुछ नजर नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे उसे सब कुछ नजर आने लगा। अब सभी भूत प्रेत मेरी तरफ बढ़ने लगे थे, लेकिन जैसे ही मेरे करीब आने लगे और मुझे पकड़ने की कोशिश करने लगे तो मेरे गले में जो तुलसी की माला थी उसकी वजह से घबराते हुए चिल्लाते हुए पीछे की तरफ खिसक गए। अब पूरे कमरे में चीख पुकार मच गई थी। तभी एक डरावना सा लड़का, जिसकी आंखों की पुतली सफेद थी और चेहरा भी बिल्कुल सफेद था और एक हाथ उसके नहीं था, उसने दूसरे हाथ से अशोक का गला पकड़ लिया और उसे हवा में लहरा दिया। ये देखकर मेरे तो होश उड़ गए। मैं थर थर कांपने लग गई थी और अशोक की भी जैसे सांस उखड़ने लग गई थी। ये देखकर जैसे मुझ में तो कुछ भी सोचने समझने की ताकत ही नहीं बची थी। तभी उस तांत्रिक की एक बात मुझे याद आई, जिन्होंने कहा था कि अगर कभी ऐसा कुछ हो जाए तो मैं गायत्री मंत्र का जाप करूं, और ऐसा ही मैंने किया। हाथ जोड़कर गायत्री मंत्र का एक साथ जाप करने लगी। जैसे ही वो जाप चारों तरफ सुनाई देने लगा, वैसे ही उन भूत प्रेतों में चीख पुकार मच गई। उस लड़के ने अशोक को छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गया था, तो मैंने भागकर अशोक को संभाला। उस वक्त अशोक भी घबराया हुआ था। मेरा जाप चारों तरफ गूंज रहा था। वैसे मैं बहुत ज्यादा डर रही थी, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं ये जाप नहीं करूंगी तो ये अशोक के साथ कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए घबराते हुए बस हिम्मत करके वो जाप बोलते जा रही थी। तो अब देखते ही देखते सभी भूत प्रेत अजीब तरीके से चिल्लाते हुए न जाने कहां गायब हो गए। तो ऐसे में कुछ ही देर में कमरे में बिल्कुल शांति छा गई थी, लेकिन हमें पता था कि इस कमरे में रहना अब खतरे से खाली नहीं है, इसलिए हम भागते हुए बाहर आ गए। वही जैसे हमारे कमरे में से चीख पुकार मेरे ससुर जी ने भी सुनी थी, इसलिए वे कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे। तो जैसे ही हम कमरे से बाहर आए, घबराते हुए वे हमारी तरफ देखने लगे। उस वक्त अशोक की हालत देखकर मेरी सासू माँ ससुर सब उसे संभालने लगे और पूछने लगे कि क्या हुआ है। तो मैंने घबराते हुए हड़बड़ाते हुए जो कुछ हुआ था सब कुछ बता दिया। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, सभी का यही हाल था। फिर हम सब लोगों को यह डर सताने लगा कि पता नहीं अब क्या होगा। तभी अचानक पूरे घर में अजीब और गरीब तरीके की आवाज सुनाई देने लगी, जो बड़ी ही भयानक और डरावनी थी। साथ में ऐसा लग रहा था जैसे कोई पूरे घर में घूम रहा है। देखते ही देखते बहुत सारे लोगों के भागने की आवाजें आने लगी, लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा था। तभी अचानक पूरे घर में काला धुआं फैल गया और उस काले धुएं में से अजीब तरह की चिल्लाने की आवाज आने लगी, जैसे किसी की दर्द भरी चीख हो। इससे पहले कि हमारे साथ कुछ हो जाए, हम घबराते हुए गायत्री मंत्र का जाप करने लगे। अब जैसे जैसे मंत्र का जाप करने लगे, वैसे वैसे पूरे घर में शांति छाने लगी थी। अब हम भागते हुए घर में जो मंदिर था वहां पर आ गए। तभी मेरी सासू माँ ने उठकर जल्दी से मंदिर में जो गंगा जल रखा था वो हमारे चारों तरफ छिड़क दिया और हम वहां पर बैठ गए।
तभी घर में हमें बहुत सारे भूत प्रेत नजर आए जो बड़े ही डरावने थे। अब तो मेरी सासू माँ जो इन सबको पहले मेरा नाटक बता रही थी, उन सबको देखकर उसके तो जैसे दिल की धड़कन ही बढ़ गई। वो घबराते हुए उन तरफ देखने लगी। लेकिन मंदिर में हम लोग थे और गंगा जल हमारे आसपास में छिड़का हुआ था, जिसकी वजह से भूत प्रेत सिर्फ चिल्ला रहे थे, लेकिन चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो रात हम लोग जानते हैं कि हमने किस तरह बड़ी मुश्किल से गुजारी थी। एक एक पल हमारे लिए गुजारना बहुत मुश्किल हो रहा था। जैसे ही रात गुजारी वैसे ही अगले दिन हम सब लोग घर छोड़कर तांत्रिक बाबा के पास में पहुंच गए और सारी बातें बताई। फिर तांत्रिक बाबा ने हमारी बातें सुनकर अपनी तरफ से हम सबको गले में पहनने के लिए ताबीज दिए और हमारे घर पर आकर घर के चारों तरफ कुछ मंत्र बोले और कहा कि इन मंत्रों से मैंने घर को पूरी तरह बांध दिया है। ये कहकर चले गए थे। वैसे भी अब हम घर के अंदर तो आ गए, लेकिन घबराहट की वजह से ना किसी को खाने की सुध थी, ना कुछ पीने की सुध थी। बस बहुत ज्यादा डर सता रहा था। एक एक पल गुजारना सबके लिए मुश्किल था और बड़ी मुश्किल से वो दिन गुजरा। अब जैसे ही रात हुई वैसे ही वही सब कुछ बातें याद आने लगी और मुझे घबराहट होने लगी थी। लेकिन अब पूरे मकान के चारों तरफ तांत्रिक बाबा ने मंत्र बोले थे। पूरे मकान को अपने मंत्रों से बांध दिया था, जिससे मकान के बाहर से ही भूत प्रेत की डरावनी चीख पुकार आ रही थी, जबकि वो बुरी आत्माएं घर के अंदर नहीं आ पाई। हम अब मंदिर में ही बैठे हुए थे और वहीं पर सो जाते, फिर घबराते हुए नींद खुल जाती। जैसे तैसे वो रात गुजर गई। अगले दिन सुबह होते ही हम सब तांत्रिक बाबा के पास चले गए, जो अब एक हवन की तैयारी कर रहे थे। अब जैसे ही शाम हुई वो उस हवन को करने लग गए थे। हम सब घर वाले वहां बैठे थे। जैसे ही मंत्र के बोलने की आवाज गूंजने लगी तो मेरे शरीर में दर्द होने लगा था। ऐसा लगने लगा था जैसे मेरे शरीर को कोई पकड़कर खींच रहा हो, मुझे पीटने की कोशिश कर रहा हूं। कभी लगता जैसे किसी ने मेरे शरीर में सुई चुभा दी हो, जिसकी वजह से मैं रो रही थी। वही तांत्रिक बाबा ने पहले ही मना कर दिया था कि मैं अपनी जगह से ना उठकर जाऊं, तो और ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे मेरे शरीर में बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, इतनी ज्यादा तकलीफ कि मुझसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर धीरे धीरे दर्द कम होता गया। ऐसे में लगभग रात के 12 बजे तक वो पवित्र हवन चला और उसके बाद तांत्रिक बाबा ने कुछ और भी टोटके बताए थे जो हमें घर के लिए करने थे। तो उस रात तो हम वहीं पर रुक गए। सुबह होते ही हमने घर पर जाकर वही सब कुछ किया जो तांत्रिक बाबा ने टोटके बताए थे। धीरे धीरे दिन तो गुजर गया था। ऐसे में उस रात मुझे ना कोई डरावना साया दिखाई दिया, न किसी तरह की चीख पुकार सुनाई दी, लेकिन हाँ, डरावने सपने में वही सब कुछ दिखाई दिया था, पर हकीकत में कुछ नहीं। वैसे फिर अगले दिन ही हमने पूरे घर के शुद्धिकरण के लिए गायत्री मंत्र का भी जाप करवाया, जिससे घर में एक तरीके से थोड़ी शांति तो आ गई थी। परंतु जो कुछ हुआ था उसकी वजह से सभी बहुत ज्यादा डरे हुए थे। वैसे नींद में मुझे इसी तरह डरावने सपने दिखाई देते। कभी लगता कोई आवाज देकर मुझे बुला रहा है, लेकिन दिखाई नहीं देता। ना मुझे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करते थे, बस सपने में ही जैसे अपने पास बुला रहे हों। तांत्रिक बाबा ने बोल दिया था कि इसका असर तो रहेगा, और ऐसा ही हुआ। वक्त गुजरने के साथ जो कुछ हुआ था उसे मैं भूल तो नहीं पाई, लेकिन हाँ, थोड़ा डर जरूर कम हो गया। वैसे ये डरावने सपने मुझे ना आए, इसलिए मैंने अब अपना मन भगवान की भक्ति में लगा लिया था, जिसके असर से जिस दिन मैं ज्यादा दुखी होती उसी दिन मुझे ये डरावने सपने आते थे, वरना सपने भी नहीं आते थे। अब मेरी सासू माँ लड़ाई झगड़ा तो करती थी, लेकिन अब अशोक और मेरे ससुर जी से डरती थी, जिसकी वजह से ज्यादा कुछ नहीं बोलती। परंतु जब वो दोनों नहीं होते तब लड़ाई झगड़ा करती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और इतने साल गुजर गए, लेकिन आज भी कोई टेंशन होने पर रात को मुझे ऐसा लगता है जैसे सपने में वही साए मुझे अपने पास बुला रहे हों, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हों। वैसे अब इतने साल दिल्ली में रहते हुए भी फिर कभी मैं भूलकर उस बावड़ी को देखने नहीं गई। हाँ, काफी बार उसके पास से होकर गुजरना पड़ा, तो वही सब कुछ याद आने पर बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी। मेरे साथ जो कुछ हुआ उसे ना मैं कभी भूल पाऊंगी और ना डरावनी यादें। वो डरावनी घटना जो मुझे कभी कभी सपने में दिखाई देती हैं, वो ना मुझे कभी कुछ भूलने देगी। वैसे अग्रसेन भूतिया बावड़ी के बारे में तो आप सबने भी सुना होगा, इसलिए जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना। अगर कभी आप लोग भी वहां पर घूमने के लिए, उसे देखने के लिए जाएं, तो क्योंकि कब क्या हो जाए कोई कह नहीं सकता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी